हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम्स की क्लासेस चल रही हैं जी। बीच में नेट का रिजल्ट आ गया था तो थोड़ी सी कुछ एक हफ्ते के लिए स्टॉप कर दी थी क्लासेस, क्योंकि उनके इंटरव्यूज डलने थे। बट अपने 50 मार्क्स जो हैं आपने मुझे मेरे भरोसे छोड़ रखे हैं, तो वो सही हाथों में है, टेंशन मत लीजिए। अभी रोज आपकी क्लास डलेगी एंड 21 क्लासेस में आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट, और उसके बाद सिर्फ कोशिश है मेरी कि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है, चाहे जितने भी हो। तो मैं रिकॉर्ड करके कंपाइल करके उनको एक ही में डालने की कोशिश करूंगी, बिकॉज वो बार बार फिर बच्चों को मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही जगह पे क्वेश्चंस की रहेगी कि एक दिन, जिस दिन क्वेश्चन की वीडियो प्रीमियर होगी उस दिन काफी लंबी चलेगी वो वीडियो, ओके। एंड पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए है ये। जैसे ही क्लासेस फिनिश होती हैं वैसे ही आपके लिए नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगी और जो कि आपकी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दूंगी कि आपको नोट्स जो है वो कैसे मिलेंगे, ओके। 15th क्लास है ये, हमारी लर्निंग की क्लास है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। इससे एक इंटेलिजेंस जो टॉपिक है वो मैंने वीडियोस ऐड ऑन कर रखी हैं आपकी प्लेलिस्ट में, तो उनको देख लीजिएगा, वहां से इंटेलिजेंस आपका कवर हो जाएगा, ओके। लर्निंग वैसे तो बहुत बेसिक है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं किया है कि लर्निंग की थियोरीज भी आपको आनी चाहिए। तो हम मोटे तौर पे ओवरऑल लर्निंग को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से आपका सोल्व हो जाए, ओके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। गला थोड़ा सा खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा। लर्निंग होती क्या है? लर्निंग में कई बार हम सोचते हैं कि परमानेंट चेंज है, रिलेटिव चेंज है, कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, क्या चेंज हो रहा है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। क्योंकि कोई भी चेंज परमानेंट यूजुअली हम बीएड लेवल तक कई जगह पे कई बुक्स में परमानेंट वर्ड देख लेते हैं, मैंने भी शायद बहुत पुरानी वीडियो में परमानेंट चेंज पढ़ाया हो, बट ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो किसमें, बिहेवियर में या फिर बिहेवियरल पोटेंशियल में, जो कि एक एक्सपीरियंस से आया है आपको, ओके। मान लो आप जो है कुछ सीख रहे हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कोई भी चीज, वो गाड़ी चलाना तो चलो स्किल में आ गया। वैसे इन जनरल आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से, कि आपको पहले लगता था ऑनेस्ट रहना चाहिए और बहुत अच्छी बात होती है ईमानदार रहना, लेकिन ईमानदार रह के ब्राइब ना दे के आपका कोई काम नहीं हुआ, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, तो वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ओके। तो वो आपने एक सीख ली है, शिक्षा ली है वहां से, तो उसी को हम लर्निंग बोल सकते हैं, ओके। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार बिहेवियरल चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ड्रग से, फटीग से या किसी और रीजन की वजह से भी आ सकता है जो कि टेम्परेरी हो, ओके। तो उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। इट्स लाइक मैं थकी हुई हूं और मैंने थकान में जो है कुछ बोल दिया, या थकान में मैंने कोई चीज कर दी, तो वो मेरा लर्निंग नहीं है कि मैंने ऐसी कोई चीज सीख ली हो या मैंने गुस्सा करना सीख लिया। वो टेम्परेरीली है, बिकॉज ऑफ फटीग या बिकॉज ऑफ मैं दवाई ले रही हूँ कोई, तो उसकी वजह से जो है वो चीजें हो गई, ओके। तो वो टेम्परेरी चेंज होगा। लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट है, क्योंकि ऐसा कोई चेंज नहीं होगा जो परमानेंटली हो जाए कि आज आपने सीख लिया तो अभी मरने तक आपको सारी चीजें याद ही रहेंगी, ओके। तो रिलेटिवली परमानेंट है। अब चेंजेस जो है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आ सकते हैं, जो कि रिलेटिवली परमानेंट हो, उनको हम लर्निंग डेफिनेटली बोलेंगे, ओके। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग अगर हम देखें तो हम कंडीशनिंग को बोलते हैं, और कंडीशनिंग यूजुअली हम दो टाइप की पढ़ते हैं। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग। मतलब क्या है, क्लासिकल में हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस से एक नेचुरल रिस्पॉन्स एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, जो हमें अभी पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और जो पेवलोव की थ्योरी है उसको थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला जाता है, ओके। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम एसोसिएशन कर रहे हैं, तो एसोसिएशन वर्ड से रिलेटेड जब भी हो तो आप ध्यान रखिए पेवलोव, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, हम पनिशमेंट या रिवॉर्ड की हेल्प से कोई भी बिहेवियर या कोई भी रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। जो पनिशमेंट या रिवॉर्ड आप दे रहे हो वो एक तरीके से इट्स लाइक आप वो रिइंफोर्समेंट हो गई कि आप जो है उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, ओके। जो भी बिहेवियर बच्चे ने किया है। आप बच्चा इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में है, अदरवाइज ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये यूजुअली एनिमल्स पे परफॉर्म किए गए हैं, ओके। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉग पे परफॉर्म किया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से रिलेटेड है, बीएफ स्किनर, तो उन्होंने जो है वो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन आना हुआ तो यहां से भी पूछ लेंगे, ओके।
एडिशनली हम बहुत सारी तरीके की लर्निंग देखते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग या स्किल लर्निंग। सो इनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आपको जो है क्या बोलते हैं, वर्ड देख के मीनिंगफुली जो समझ आ रहा है, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी ऑब्जर्व करके सीखना, तो वही मतलब रहता है इनका इन जनरल। ओके, कोई अलग से पहाड़ तोड़ चीजें नहीं होती। एक चीज आप याद रख सकते हो बिहेवियरिज्म में, वाटसन, जेबी वाटसन जो है एक इंसान है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात कई बार पूछ ली जाती है कि ये बात किसने बोली कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स, यानी आप जो है 12 बच्चे मेरे को दे दो छोटे छोटे, अब आप जो चाहोगे मैं उनको बना दूंगा। ठीक है, सो इट्स लाइक ये बोल रहे हैं कि सब कुछ एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहोगे मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, लॉयर बना दूंगा, आर्टिस्ट, चीफ, मर्चेंट चीफ, कुछ भी, यानी आप भिखारी भी बना सकते हो, चोर भी बना सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट्स। ओके, तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करती, जो चीजें मैटर करेंगी वो आपका एनवायरमेंट होगा। उस बेसिस पे जेबी वॉटसन ने ये बात बोली हुई है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब लर्निंग है तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल मोटिव, आप क्या सीखना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कंप्यूटर सीखना, मैं चाहती हूँ घुड़सवारी सीखना, सो वो चीज क्या है, मेरा इंडिविजुअल मोटिव है, तो वो मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। अगर मेरा इंडिविजुअल मोटिव इंट्रिंसिक हुआ, जो हम मोटिवेशन के चैप्टर में बात करेंगे, इंट्रिंसिक हुआ यानी मेरे अंदर से आ रही है वो चीज, तो डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा करूंगी, मेरी लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होगी। ओके, लेकिन अगर मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हें सीखनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो ये चीज सीख लो, या घर से प्रेशर आ रहा है, सो वो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर से लोग आपको वो कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन कई बार थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद आपका शायद मन उठ जाए उस चीज से। ओके, तो इंडिविजुअल के मोटिव जो हैं वो अफेक्ट करेंगे लर्निंग को, कि किस तरीके के मोटिव हैं, आप मोटिवेटेड हो नहीं हो, क्या चीज है वो लर्निंग को अफेक्ट करेगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो अफेक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आप ये लगा लो, आप थके हुए हो, फटीग है, तो ऑब्वियसली लर्निंग जो है वो कम होगी, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा फटीग। या आप जो है कोई और चीज मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या मेंटली हेल्दी हो, सो वो सारी चीजें जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। सोशल फैक्टर्स, आपका एनवायरमेंट, आपके आसपास के लोग, वो सारी चीजें भी अफेक्ट करेंगी। और नेचर क्या है लर्निंग मटेरियल का, वो भी अफेक्ट करेगा। तो इट्स लाइक आप अगर खुद सोचने बैठोगे ना इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कि क्या क्या अफेक्ट करता है लर्निंग को, तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। ओके, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप चाहे किताब की किताब पढ़ लो इसके ऊपर, बट आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, कि अगर लर्निंग की, सीखने की बात हो रही है, तो आप अगर कोई चीज सीखना चाह रहे हो, सीख रहे हो, तो क्या क्या चीजें जो है वो प्रभाव डालेंगी, वही चीज है जी। ओके, लर्निंग में लर्निंग कर्व आपको पता होना चाहिए, ये एस शेप्ड कर्व है, और इसमें प्लेट्यू क्या होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये चीज क्या है कि आपने पहले धीरे धीरे करके आपने बार बार वो चीज करनी शुरू की, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके ज्यादा थे, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको वो चीज आती नहीं थी, तो आपने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। एक पॉइंट आएगा कि आप बहुत रैपिडली, ये स्टीप आपको देखने को मिलेगा जहां पे लर्निंग जो है वो बहुत बेटर आपको नजर आएगी। ओके, रैपिड सीखना नजर आएगा, और आप उस चीज में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको वो चीज आती होगी। अब वो चीज जब आपको आ गई तो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाती है, एक जो है वो बोलते हैं ना कि रुकाव सा, ठहराव सा आ जाता है। वो जो ठहराव है, स्टैग्नेंसी है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लेटू बोल देते हैं। यहाँ पे फिर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक फ्लैट कर्व जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये लर्निंग कर्व है एस शेप्ड, इसमें प्लेट्यू क्या है, कैसे प्रोफिशिएंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 3 वर्ड हमेशा लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ये मैंने केवीएस के टाइम तो करवाए थे, क्योंकि स्पेसिफिकली उनके सिलेबस में मेंशन था। आपके में सिर्फ लर्निंग मेंशन, तो आपको ओवरऑल पता हो। बिहेवियरिज्म फोकस करता है बिहेवियर पे, कि आपने कोई भी चीज सिखाई, कोई भी चीज हुई, तो क्या बिहेवियर में क्या बदलाव हुआ, उसके ऊपर फोकस करेगा। ये नहीं सोचेगा कि क्या चल रहा है दिमाग में। ओके, वो चीज नहीं सोची जाएगी। कोग्निटिविज्म वाले बिहेवियर के साथ साथ ये देखेंगे कि किस वजह से वो चेंज आ रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। इट्स लाइक पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं वो एक्सपेरिमेंट यही बता देती हूँ ताकि मैं बिहेवियरिज्म और ये अच्छे से समझा पाऊं। पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर। पैवलोव जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे तो नहीं, बट उनकी थियरी जो है वो साइकोलॉजिस्ट थोड़ा रिलेट कर गई, और उनको जो है क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज भी मिला था उस चीज से रिलेटेड। सो पर्टिकुलरली ये एक डॉक्टर थे, आप ऐसा बोल सकते हो। सो डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डॉग को उन्होंने बांध के रखा। अब डॉग को बांध के खड़ा कर रखा है, यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। जैसे ही फूड आएगा, उस फूड को हम क्या बोल रहे हैं, उद्दीपक बोल रहे हैं या स्टिमुलस बोल रहे हैं। ठीक है,
अब जैसे ही उसको खाना मिला तो ऑब्वियस सी बात है लार आएगी, ड्रूलिंग होगी, ठीक है। सलाइवा का आना या जैसे बहुत सारा सलाइवा मुंह में आ जाता है उसको हम ड्रूलिंग बोलते हैं, ओके। सो वो चीज होगी। सो फूड को देख के सबके मुंह में पानी आता है, वही डॉग के साथ हुआ पहली चीज। अब हम क्या करेंगे, हम ये फूड, अब अगर मैं घंटी बजाऊं तो क्या फूड के ना इसके डॉग के मुंह में पानी आना चाहिए, क्योंकि घंटी का फूड का तो लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहले बेल बजाएंगे, फिर फूड जो है वो इमीडिएटली उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो डॉग को एक टाइम पे आके ये भ्रम हो जाएगा, एक एसोसिएशन हो जाएगी कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही उसको खाना मिलेगा। समझ रहे हो? तो वो चीज क्या है, हमने एक ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को क्या किया, रिस्पॉन्स निकाला डॉग का सलाइवा, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया, और एसोसिएट करके हम नेचुरल रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। वो कंडीशनिंग है। हम जैसे घर में आप शुरू से कोई चीज सुनते आते हो तो वही चीज हो जाती है ना। कई बार हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की या बाकी लोगों की परेशानी वो नहीं है कि उनको स्पेसिफिकली कोई चीज गलत लगती हो, वो समाज में वैसे ही पले बढ़े हैं। तो वो समाज में वैसे पले बढ़े तो उसको बदलाव आने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने सालों तक सेम चीज देखी है उन्होंने होते हुए, राइट। सो वो जो सेम चीज देखी है उसी को हम कंडीशनिंग बोलते हैं, कि आपको बार बार सेम चीज बोली जा रही है। कई बार किसी के परिवार में हो सकता है ये बोले कि डांस जो है वो अच्छा नहीं है हमारे परिवार के लिए या हमारे खानदान के लिए, तो डांस में बच्चा करियर परस्यू नहीं करेगा या डांस करेगा ही नहीं, वो चीज, ओके। सो वो चीज क्या हो गई, उन्होंने भी बचपन में वही चीजें देखी हैं तो वही चीजें आगे चल रही हैं। दिस इज कंडीशनिंग, कि आपको जब बार बार कोई चीज सेम चीज बताई जाती है ना, तो आपके दिमाग में वो अनकॉन्शियसली भी फिट हो जाती है। यहाँ पे डॉग के दिमाग में ये फिट हो गया कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही खाना मिलेगा। तो अब खाने को देख के मुंह में लार आने की बजाय, मुंह में पानी आने की बजाय, उसको बेल को सुन के ही मुंह में पानी आ गया। सो हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे कि डॉग क्या सोच रहा है। अब कुत्ते ने क्या सोचा है, क्या कि भाई फूड आएगा नहीं आएगा, वो सोच के लार आई है। क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हमने खाना देखा तो ऑब्वियसली उसकी खुशबू, चीजें हम कुछ तो सोचते हैं ना, तो वो सोच को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम उस लार को या जो मुंह में पानी आया है उसको माप रहे हैं कि कितना पानी आया। सो वो बिहेवियरिज्म है जी। हम सिर्फ बिहेवियर पे, एक्सटर्नल बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं ये भी सोचने लग जाऊं कि डॉग के दिमाग में क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो लार क्रिएट हो रही है, सलाइवा आ रहा है, वो कॉग्निटिविज्म होगा। और जब कोई इंसान या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही हो, वहां पे आपको कंस्ट्रक्टिविज्म दिखेगा, कि कोई नॉलेज जो है वो बनाई गई है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या समझ के चीजों को, वो कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। ठीक है। तो आई होप आपको बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म में फर्क समझ आया होगा, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा, क्योंकि ये थियरीज हमें लर्निंग में पढ़नी है। पैवलोव की थियरी, थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर की थियरी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, हल की रेनफोर्समेंट या ड्राइव रिडक्शन मॉडल, हायरार्किकल थियरी ऑफ लर्निंग यानी कि कर्ट लेविन, टॉलमैन, एल्बर्ट बंडूरा, कोहलर, कोल्ब। अच्छा, कोहलर और कोलबर्ग में कंफ्यूज मत होइएगा। कोलबर्ग हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ी थी थियरी, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की थियरी है कोलबर्ग की, बट कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग की थियरी है, कोल्ब की एक्सपीरियंशियल और डेविड ओसोवेल की मीनिंगफुल लर्निंग। लीस्ट मतलब आप सबसे कम क्या चीज कर सकते हो कि आपको ये पता हो कौन सी थियरी किसने दी है और उस थियरी में मोटे मोटे तौर पे क्या चीज बोली गई है। ये चीज भी अगर आपको पता होगी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, जितना मैं इसमें कराऊं इतना एटलीस्ट समझ आ गया तो मोर देन इनफ है। बट स्टिल किसी बच्चे को डिटेल में करनी है तो मैंने 11 की 11 थियरीज की जो है लर्निंग थियरीज करके प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लर्निंग थियरीज बाय इनकलकेट लर्निंग डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो वो आप डिटेल में देखना चाहो, मजे आए, इंटरेस्ट हो तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो एक एक करके इन थियरीज के बारे में जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं वो पढ़ लेते हैं। पहली है पैवलोव। पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग, ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशनड रिफ्लक्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स या पैवलोवियन कंडीशनिंग भी बोला जाता है। ये अलग अलग नाम है इसके। ओके, नोबेल प्राइज मिला था उसको फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में 1904 में, क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ऑन द फिलोसफी ऑफ डाइजेशन। तो वो डाइजेशन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन बाद में जो है वो किस लिए जाने गए, वो साइकोलॉजी में अपनी डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए जाने गए। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ये डाइजेशन, कुत्ते का डाइजेशन चेक करने के लिए किया था, ऐसा बोल सकते हो आप। तो वो डाइजेशन पे मेजर काम था उनका, बट फिर वो साइकोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गई चीजें, तो साइकोलॉजी में अब वो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाने जाते हैं। कुछ एक वर्ड्स है जिनका मतलब बताओ, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस,
फूड, यानी जो आपके रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा, खाने को देख के ऑटोमेटिकली लार आएगी, सलाइवा आएगा। सो वो चीज क्या है, हमें कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लार जो एक रिस्पॉन्स है उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा है। ओके, सो ये कंडीशनिंग नहीं किया हमने, सो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है, अनकंडीशनड है। ओके, देन होगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो सलाइवा आया है वो भी ऑटोमेटिकली आया है, कोई इंटेंशन नहीं था हमारा कि हम जो है मतलब स्पेसिफिकली कुछ मेहनत कर रहे हो सलाइवा लाने पे, नहीं, फूड को देखते ही ऑटोमेटिकली आ गया, तो वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। हमने जो घंटी बजा के एसोसिएशन करने की कोशिश की है, वो जो बेल है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, कि वो न्यूट्रल सिग्नल है, और उसको हम इस अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ क्या करना चाह रहे हैं, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकालना चाह रहे हैं हम। पेयर अप किसके साथ कर रहे हैं, फूड के साथ पेयर अप कर रहे हैं उसको, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, ठीक है। कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी जब घंटी बजे भले ही फूड आए ना आए, मुंह में लार आ जाए डॉग के, सो वो होगा कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी लर्नड रिस्पॉन्स, जो सीखा गया है, वो घंटी एसोसिएट कर दी हमने फूड के साथ, तो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही फूड आएगा, तो फूड आने से पहले ही सलाइवा आ रहा है, सो दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है जी। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, फूड है, उसको देख के सलाइवा आ रहा है। नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल ही रिस्पॉन्स है, यानी फूड नेचुरल स्टिमुलस हो गया और रिस्पॉन्स जो है हमारा नेचुरल, ये अपना सलाइवा हो गया। तो कोई भी इफेक्ट जो है यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस का नहीं हो रहा है, यहाँ आप कितनी घंटी बजा लो कुछ नहीं हो रहा है बिफोर कंडीशनिंग। अब आपने क्या किया, जैसे आपने इसको एसोसिएट किया, आपने घंटी बजाई, इमीडिएटली फूड प्रेजेंट किया तो सलाइवा आ गया, ठीक है। धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली फूड की वजह से सलाइवा आ रहा है डॉग के, बट वो धीरे धीरे इतना एसोसिएशन हो जाएगा कि सिर्फ बेल बजने पे भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, अपना रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो ये एसोसिएशन और रिपीटेशन यहाँ पे काम करेगी कंडीशनिंग के दौरान। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो रहा है, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो जनरेट कर रहा है नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी सिर्फ बेल की वजह से भी सलाइवा जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये कंडीशनिंग के बाद की हालत है। ओके, अब इस कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट में 2-4 वर्ड्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे जनरलाइजेशन। अब वो जनरलाइज कर ले कि कोई भी घंटी बजे, कोई भी बेल बजे, जैसे ही कोई आवाज हुई वैसे ही उसके सलाइवा आ जाए कि शायद फूड मिलेगा, वो है जनरलाइज कर लिया डॉग ने। ओके, फिर है डिस्क्रिमिनेशन, कि कुत्ता पहचान पा रहा है कि इस टाइप की बेल, ये वाली घंटी की आवाज होगी तभी उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है, रैंडमली किसी भी आवाज के ऊपर सलाइवा नहीं आ रहा है, यानी डॉग जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि इस आवाज पे रिस्पॉन्ड आएगा या इस आवाज पे फूड आएगा और इस पे नहीं आएगा, तो वो हो गया डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन। देन है एक्सटिंक्शन। अब मैंने क्या किया, ये रिस्पॉन्स निकाला, यानी मैंने एसोसिएट कर दिया, अब मैंने वो बेल जो है वो बजानी बंद कर दी और मैं सिर्फ फूड 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 प्रेजेंट कर रही हूँ और सलाइवा आ रहा है, तो अब धीरे धीरे भूल पड़नी शुरू हो जाएगी और वो जो बिहेवियर है उसका, अब आप कुछ टाइम बाद जब घंटी बजाएंगे तो सलाइवा नहीं आएगा सिर्फ घंटी से, ठीक है, तो यानी वो पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो ये हो गया एक्सटिंक्शन। वो जो बिहेवियर हमने एसोसिएट किया था अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कभी ये भी हो सकता है कि सडनली आपने बेल बजाई और सडनली उसके दिमाग में वो पहले वाली सिचुएशन याद आई और सडनली जो है वो सलाइवा रिलीज हो गया, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एकदम से वो रिकवर हो गया कि अच्छा वो बेल बजने पे खाना आएगा, तो वो बेल पे क्या हो गया, उसने रिस्पॉन्स दिया। सो ये वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है, कि आप जब जनरलाइजेशन बोल, क्योंकि यहाँ पे हम डॉग के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा ही एग्जाम्पल बना के आपको क्लासरूम का दे दिया जाए कि आपने बच्चे की कंडीशनिंग की और अब बच्चा जो है वो सेम चीज कर रहा है हर एक उसके ऊपर, तो वो जो एसोसिएशन हुई है दैट इज जनरलाइजेशन। बच्चा डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। वो चीज एक्सटिंक्ट हो गई है, भूल हो गई है, उसके ऊपर भूल पड़ गई है, तो दैट इज एक्सटिंक्शन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम से रिकवर होना। सो आप इसको सिनेरियो को आप क्लासरूम में भी इमेजिन कीजिए, डॉग की जगह पे बच्चे को रख के देखिए और उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ये ओवरऑल हमारा पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई जी। आपको पता होना चाहिए कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है, क्या क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनका क्या मतलब है।
ओके दूसरा है थॉर्नडाइक की थियरी, कनेक्शनिज्म की या ट्रायल एंड एरर की। सो ये ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल होता है ना कि आपने कोई चीज ट्राई करके देखी, गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरी चीज ट्राई करके देखो, गलती हो गई कोई बात नहीं, तीसरी चीज ट्राई करके देखो, राइट। तो ऐसे आप ट्राई करते जाओगे, गड़बड़ होती गई कोई बात नहीं, आप गड़बड़ से सीख रहे हो, एक पॉइंट पे आके आप वो चीज सीख जाओगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली के ऊपर, ये बिल्ली बिठा रखी है, अब इस बिल्ली को अगर ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये बलून सा लगा हुआ है, इसको अगर खींचेगी तो ही ये दरवाजा खुलेगा और सामने उसके सामने फूड रखा है, फिश रखी है जिसको वो खा लेगी, ठीक है। अब वो इधर उधर हाथ और भी बहुत सारे स्टिमुलस की चीजें हैं कि ये दबाने से कुछ नहीं हो रहा है, यहां से कुछ हो, तो बिल्ली ने अंदर अंदर घूम घूम के ट्राई किया, एक बार उससे ये चीज जो है उसने पुल की, खाना मिल गया, तो अब वो सीख गई है, लर्निंग हो गई है, उसने कनेक्ट कर लिया है इस चीज को कि जैसे ही ये चीज वो पुल करेगी ये दरवाजा खुल जाएगा और फूड उसको मिल जाएगा। तो ये कनेक्शनिज्म की थियरी है। अब वो बार बार ट्राई कर रही है, गलती हो रही है, फिर एक पॉइंट पे जाके उसको रियलाइज हो गया, या एक पॉइंट पे जाके उसने ऐसे ही रैंडमली रिस्पॉन्स किया था और ये दरवाजा खुल गया, तो वो एसोसिएट कर पाएगी, ये उसकी थिंकिंग है, ये कनेक्शन यहाँ पे बन गया है। तो अगर पूछा जाए कि किसकी थियरी को कनेक्शनिज्म की थियरी बोलते हैं तो थॉर्नडाइक की थियरी को बोलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे क्या है, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो वो सीखेगी यहाँ पे कि उसने कुछ स्टिमुलस किया और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स निकल के आया, ओके। थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म बोलते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक को बोलते हैं। इन्होंने एप्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एनिमल्स, मोस्टली हर एक एनिमल के ऊपर काम कर रखा है। मेजरली कैट एंड फिश वाला एक्सपेरिमेंट इनका फेमस है, ओके। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि कमिटिंग एरर्स और उसके बाद आप जो है गोल अचीव कर लेते हो, तो आप सीख रहे हो, वो गलतियां कर करके सीखने वाली सिचुएशन है यहाँ पे। इन्होंने लॉज की बात की है, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज या सबऑर्डिनेट लॉज। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस रहा, इसमें कुछ ना कुछ आप सीखते हो, तो वो कैसे सीखते हो वो चीज बता रखिए, कैसे जो है आपकी लर्निंग के ऊपर ये चीजें अफेक्ट करेंगी। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक का, इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, कौन सा है, कौन सा सेकेंडरी लॉ नहीं है, कौन सा है, तो वो डायरेक्ट नाम पूछा गया है। आज तक तो बहुत ज्यादा डिटेल में इनका मतलब क्या है वो नहीं पूछा गया है, ओके, बट स्टिल मतलब समझ लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी आप उस चीज को सीखने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास का सम अगर सोल्व करवा रही हूं या मैथ का कोई प्रॉब्लम दे रही हूं, तो वो रेडी नहीं है, ठीक है, तो वो रेडीनेस अफेक्ट करेगी। ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, यानी आप कितना उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, कितना वो चीज यूज में या डिसयूज में है, उस बेसिस पे क्या होगा जी, आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी। एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये तीनों क्या है, प्राइमरी लॉज हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट में स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी कि अगर आप मतलब उसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर जो है आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, तो आपको जो है प्राइज मिलेगा या कोई आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मन है वो चीज करने का। सो वो इफेक्ट क्या है, यानी एक प्लेजेंट फीलिंग के साथ चीजें एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपको वो चीज करके खुशी मिलती है तो वो लर्निंग स्ट्रेंथन होती जाएगी, आप उसको बार बार करेंगे तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी लागू हो जाएगा और रेडी तो आप हैं इस चीज के लिए। तो ये 3 लॉज हैं जी जो प्राइमरी हैं। उसके बाद जो 8 लॉज हैं वो सेकेंडरी हैं या सबऑर्डिनेट हैं। इनका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो प्राइमेसी इफेक्ट मतलब कि आपने जो चीज पहले सीखी, कई बार होता है ना कि आपने मान लो पुराने बचपन से आपने एक नंबर रट रखा है आपके फादर का और वही नंबर अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको वो नंबर उन्होंने बदल लिया तो वो सीखने में दिक्कत तो होगी ना। तो यानी जो चीज आपने पहले सीखी है वो आपको ज्यादा याद रहती है। अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार मेरे को याद है एमएससी में जो हमारे टीचर ने एक बार बोला था कि ये चीज आप पहले पढ़ के आए हो, इसको भूल जाओ, अब हम नए तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो इट्स लाइक आपने जो चीज पहले सीखी है वो कई बार दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि आप चाह के भी उसको भुला नहीं पाते, चाह के भी उस लर्निंग को जो है वो रब नहीं कर पाते अपने दिमाग से। तो वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो आपने पहले सीखी हैं, पहले देखी हैं या पहले करी हैं, ठीक है। दूसरा है जी लॉ ऑफ रीसेंसी, जो रिसेंटली कोई चीज सीखी, तो मोस्ट रिसेंटली आपने जो चीज सीखी है वो आपको ज्यादा याद रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है लॉ ऑफ रीसेंसी। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, कि जो स्टिमुलस या जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है वो कितना जो है वो इंटेंसिटी कितनी थी उसकी। मान लो आपने कोई चीज सीखी है बहुत ड्रामेटिक तरीके से, कोई एडवेंचर करने आप गए हो, सो वो जो एक एडवेंचरस रश आपके अंदर है, वो फीलिंग जो है वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ज्यादा टाइम तक आपको चीजें ध्यान में रहेंगी, ओके। अगर इंटेंसिटी कम है, अगर बोरिंग या रूटीन
रूटीन में कोई चीज हो रही है वो आपको नहीं याद रहेगी कि ये तो रोज का काम है, भूल जाओगे आप उस चीज को, बट कोई एक्साइटिंग ड्रामेटिक कोई चीज हुई है वो आपको ज्यादा याद रहेगी। ओके, इसीलिए तो जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसमें ठाक 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 करके वो 3-3 बार वो चीजें दिखाते हैं, दे ट्राई टू ड्रामेटाइज इट, ताकि आपको वो चीजें याद रहें, आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप अगला एपिसोड देखने जरूर आए। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, तो यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज बोलता है कि लर्निंग में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट इमीडिएटली रेनफोर्स और सेटिस्फाइड तो आप उस चीज को भूल जाओगे। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे तो आपको रेनफोर्समेंट या एक सेटिस्फैक्शन उस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, देन है जी लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, यानी लर्निंग ज्यादा इफेक्ट होगी इंडिविजुअल से कि उसका क्या पर्टिकुलर जो है उसकी तरफ एटीट्यूड है, क्या वो सीखना चाहते हैं, वो सारी चीजें। ओके, लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन कि आप कंपेयर करके सीखते हो बहुत बार, कि आप कोई नई चीज सीख रहे हो, अगर मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ तो मुझे साइकिल चलानी आती है तो मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है, अगर कि क्या सिमिलैरिटी है क्या डिससिमिलैरिटी की, अच्छा अरे साइकिल जैसा है उसमें बस पैडल मारना है, इसमें रेस देनी है, अच्छा लेकिन मैं अगर बाइक चलाना सीख रही हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिससिमिलैरिटी है कि यहाँ पे गियर भी चेंज करने पड़ रहे हैं, तो वो गियर चेंज वाला प्रोसेस अलग हो गया, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ तो चीजें अलग होंगी। ओके, सो वो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे आप चीजों को सीखते हो कि अगर मैंने साइकिल चलानी सीख रखी है तो मैं शायद बेटर तरीके से कंपेयर करके एनालाइज करके उसको सीख पाऊं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये लॉ जो है एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो इसको कई बार बोल देते हैं कि पेवलोव का कौन सा लॉ जो है, अरे हाँ, पेवलोव का जो या इसका क्या बोलते हैं थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग किससे रिलेटेड है, तो वो पेवलोव से कनेक्ट करता है। ओके, यानी एसोसिएट करके आपने उस चीज को शिफ्ट कर दिया है, मैंने एसोसिएशन किया और वो एसोसिएशन में डॉग के जो सलाइवा का प्रोसेस था वो फूड की बजाय मैं बेल की प्रेजेंस में भी सलाइवा ला पा रही हूँ, यानी वो एसोसिएशन हो चुका है। तो ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग है कि आप एसोसिएट करके कोई स्टिमुलस की बजाय न्यूट्रल स्टिमुलस से एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये दोनों कनेक्टेड, मतलब एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो पेवलोव की कंडीशनिंग से रिलेटेड है, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये लॉ क्या बोलता है कि मतलब इट्स लाइक आपने चीजें पार्ट्स में की हैं, ओके, तो पार्ट्स में करके आपको ज्यादा याद रहती है कि आपने थोड़ा सा पार्ट में करके फिर आप कनेक्ट करते हो तो ज्यादा बेटर तरीके से चीजें याद रहती हैं। ओके, तो ये लॉ हो गया पार्शियल एक्टिविटी का कि आपने थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में वो चीजें सीखी हैं। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है ये तो किससे रिलेटेड हो गया, पेवलोव से। अभी हम स्किनर पढ़ेंगे तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये जो अपना ये वाला इफेक्ट था, ये तीसरा जो प्राइमरी लॉ है, ये रिलेटेड है जी स्किनर से, जो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट में एक प्लेजेंट फीलिंग से एसोसिएट किया है ना, और स्किनर जो है वो भी एक्सपेरिमेंट में पनिशमेंट और एनफोर्समेंट के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, तो स्किनर की तीसरी ये अपनी लर्निंग की थियरी है, स्किनर का बॉक्स या ऑपरेंट चैम्बर उसको बोल देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे कुत्ता खड़ा कर रखा था पेवलोव ने, उसने जो है बिल्ली खड़ी कर रखी थी एक बॉक्स में, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स में चूहा है, तो ये बॉक्स जो है उसको हम स्किनर का बॉक्स या ऑपरेंट चैम्बर बोल देते हैं। इसमें अलग अलग लीवर लगे हुए हैं, वहां पे जाके मतलब इट्स लाइक अगर रैट है, कैट है, मंकी है, इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया तो एक लीवर लगा दिया, बट पिजन के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक की लगा दी ताकि वो उसके ऊपर पैक कर सके, ठीक है, चोंच मार सके अपनी। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। एक यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में नीचे वायर्स बिछी हुई है, ठीक है, नीचे आप इसको 3D में इमेजिन करो, एक सेकेंड, ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉक्स है, यहाँ पे इस बॉक्स को 3D में इमेजिन करके यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ये रूम को इमेजिन कर लो आप, ग्राउंड फ्लोर पे आप क्या लगा दो, वायर्स लगा दो जिनके ऊपर है जी करंट। ओके, तो जैसे ही वो गलत डायरेक्शन में जाएगा चूहे को एक पॉइंट पे जाके जो है प्रेस करना है लीवर को, अगर वो गलत डायरेक्शन में गया तो उसको करंट लगेगा, सही डायरेक्शन में गया तो उसको नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सीखते सीखते वो पहुंच जाएगा अपने इसके ऊपर लीवर तक और उसको प्रेस कर देगा और उसको जो है वो खाना मिल जाएगा। यही वाला एक्सपेरिमेंट है यहाँ भी, बस यहाँ पे क्या है, ये जो करंट वाली सिचुएशन है ना, वो करंट क्या है, एक तरीके से रिइंफोर्स और पनिश करेगा कि जब उसको करंट नहीं लग रहा, दैट मींस वो चीज वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो फिगर आउट कर लेगा एक पॉइंट पे आके, और जब उसको करंट लग रहा है तो वो गलत डायरेक्शन में, यानी वो पनिशमेंट मिल रही है उसको। ओके, तो रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वर्ड जो है वो स्किनर से रिलेटेड है, आपको पता होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव है, यानी आप कोई चीज अच्छी है, अच्छा रिइंफोर्समेंट में आप उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हो और पनिशमेंट में आप उस बिहेवियर
को सप्रेस करना या डिक्रीज करना चाह रहे हो। इट्स लाइक अगर उसको करंट नहीं लग रहा है दैट मीन्स वो रेनफोर्समेंट है, वो सही डायरेक्शन में है और हम चाहते हैं वो सही डायरेक्शन में ही चले। पनिशमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम उस बिहेवियर को कम करना चाह रहे हैं कि अगर उसको करंट लगा तो हम चाह रहे हैं वो उस डायरेक्शन में ना जाए, सो वो पनिशमेंट होगी। ओके, अब रेनफोर्स करने में और पनिश करने में भी दो चीजें हैं कि आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली पनिश या नेगेटिवली रेनफोर्स कर सकते हो। कैसे? चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट ही क्यों ना हो, वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही करेगा। चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट ही क्यों ना हो, वो हमेशा डिक्रीज करेगा बिहेवियर को। पनिशमेंट पनिशमेंट है, ठीक है। अब मतलब क्या है इनका वो समझ लेते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब कोई चीज अच्छी ऐड करना, ओके, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब कोई बुरी चीज हटा देना, ओके। यानी आप उस बिहेवियर को क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल मैं बच्चे की उस पर एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कि बच्चा जो है वो क्लास में फर्स्ट आए या उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो आपने उसको प्राइज दे दिया, दैट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। कि अब बच्चा उम्मीद कर रहा है कि अगर वो अच्छे मार्क्स दोबारा से लेके आया तो उसको वापस से प्राइज मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि आप रेनफोर्स तो कर रहे हो, ये मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ कि आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन दूसरे वाले रूम में म्यूजिक सिस्टम की आवाज आ रही है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, राइट। तो मैंने जाके वो म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया, आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से बन गया, यानी मैंने आपकी पॉजिटिव अभी जो अच्छा बिहेवियर था उसको रेनफोर्स किया कि आपका कंसंट्रेशन बन जाए। तो वो क्या है, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है कि मैंने एक गलत चीज को जो खराब थी, जो आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उसको हटा दिया है। सो रिमूविंग अ बैड थिंग या बैड स्टिमुलस वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट रहेगा। और ये चीज आप एसोसिएट कर पाए वो ध्यान रखिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, एडिंग अ गुड थिंग टू पॉजिटिवली रेनफोर्स द बिहेवियर या फिर रिमूविंग अ बैड थिंग टू रेनफोर्स द बिहेवियर, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, बट उसमें भी बिहेवियर स्ट्रेंथन की बात हो रही है। पनिशमेंट में क्या होगा, मैं कोई बुरी चीज ऐड कर रही हूँ, वो है प्रेजेंटेशन पनिशमेंट या पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव तो नहीं होगा, प्रेजेंटेशन वर्ड ज्यादा बेटर है, ओके। तो इस पनिशमेंट में कोई गलत चीज ऐड की जा रही है, जैसे आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो टीचर ने डंडे मार दिए, वो नेगेटिव है एक तरीके से, यानी कि वहां पे आपको गलत बैड चीज आपके रूटीन में ऐड हुई है। अब क्या है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपके मार्क्स नहीं आए तो मम्मी ने आपका टीवी देखना बंद कर दिया जो आपको बहुत अच्छा लगता था, तो कोई अच्छी चीज जो आपको अच्छी लगती थी उसको रिमूव कर दिया वहां से, वो भी आपके लिए एक पनिशमेंट का ही काम करेगी। तो आप उस बिहेवियर को दोबारा नहीं करोगे, डिक्रीज होगा वो बिहेवियर, वो चीज पनिशमेंट में, ओके। तो रेनफोर्समेंट पनिशमेंट। अच्छा, ये जो रेनफोर्समेंट पनिशमेंट है ये कई बार इंटरवल्स में भी दी जा सकती है, कई बार कॉन्टिन्यूटी में भी दी जा सकती है, सो वो चीज आपको पता हो। इसमें हम शेड्यूल्स कई बार पढ़ते हैं, वो शेड्यूल से रिलेटेड रेयर आता है कई बार क्वेश्चन, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। शेड्यूल में क्या हो जाता है, जब आप रेनफोर्स कर रहे हो उस चीज को, यानी कि अब आपको प्राइज देना है तो आप उसको हर बार जब वो अच्छे नंबर ला रहा है हर टेस्ट के बाद उसको प्राइज दे रहे हो, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वेरी भी तो कर सकता है ना, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, कभी सिर्फ शाबाशी से काम चल गया, कभी प्राइज दे दिया, तो वो क्या है, वेरी करनी है चीजें। कई बार फिक्स्ड रेशियो पे कि एक बार आप दोगे, दूसरी बार नहीं दोगे, तीसरी बार अच्छे मार्क्स आए फिर दे दोगे, सो वो क्या हो गया, फिक्स्ड जो है रेशियो में आप चीजें दे रहे हो। तो वो चीजें आपको पता हो, वो जो मतलब है वो वर्ड के मीनिंग से ही आपको समझ आ जाएगा। देन है जी हल्की रेनफोर्समेंट थियरी या ड्राइव रिडक्शन मॉडल। सो ड्राइव को रिड्यूस करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे कि एक साइकोलॉजिकल थियरी है, क्लार्क हल ने जो है डेवलप की है। ये बोल रहे हैं लर्निंग कब होएगी, जब बिहेवियर लीड्स टू रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ड्राइव, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कोई चीज करके, वो चीज करके मतलब तभी मैं उसको कर रही हूँ, यानी जैसे ही मैंने वो चीज अचीव कर ली तो मेरे अंदर जो भूख थी उस चीज को करने की वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ओके। तो लर्निंग कब होगी, जब बिहेवियर में वो जो भूख है एक तरीके से कुछ करने की वो रिड्यूस हो जाए, यानी वो एक ड्राइव थी जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर रही थी कि करना ही है, ठीक है, तो वो आपका जो फिजियोलॉजिकल ड्राइव थी वो रिड्यूस हो गई है लर्निंग की वजह से। तो लर्निंग कब होती है, जब ये आपका कोई पर्टिकुलर बिहेवियर उस ड्राइव को रिड्यूस कर दे, यानी ड्राइव में रिडक्शन हो, तब जाके वो लर्निंग हुई है। अगर आपके जो अंदर की भूख थी वो अभी भी चल रही है तो वो लर्निंग शायद पूरी हुई नहीं है, ओके। सो एसेंशियली स्टेटिंग दैट वी आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्शंस, जो कि हमारी इंटरनल टेंशन या जो अंदर चीजें चल रही हैं उनको रिड्यूस करेगा। तो वो जो रिडक्शन है, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज को करके, दैट इज जो है वो आपकी लर्निंग, वो क्या है, डिराइव रिडक्शन मॉडल।
इसमें आप याद रख सकते हो, इन्होंने जो है क्लार्क हल, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नाम की बुक लिखी थी। फर्दर इन्होंने इसी बुक का एक्सटेंशन जो है वो अपनी लास्ट बुक में प्रेजेंट किया, अ बिहेवियर सिस्टम। यहाँ पे वो यही चीजें बताते हैं कि एक ड्राइव होती है जो आपको एक अनकंफर्टेबल अनप्लेजेंट स्टेट में लेके जाती है, एक टेंशन वाली स्टेज में लेके जाती है, और उस स्टेट में जो है आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो वो काम करना, कि मान लो आपके घर की एक सिचुएशन सही नहीं है इकोनॉमिकली, तो आपके अंदर एक ड्राइव, आप एक अनप्लेजेंट स्टेट में हो, आप खुश नहीं हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, तो एक ड्राइव है कि भाई कुछ करना है, जॉब करनी है, ठीक है। तो ये ड्राइव अलग अलग हो सकती है, जैसे इनेट बायोलॉजिकल ड्राइव भी हो सकती है कि आपको खाना ही नहीं मिल रहा है तो आपको खाने के लिए काम करना है। एक हो सकता है कि लर्नड ड्राइव है कि आपको आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है उस साइड पे, ओके। सो एक ड्राइव है बेसिकली जो आपको अनप्लेजेंट स्टेट में लेके गई है, उसकी वजह से आप जो है काम करोगे, तो वो जो आपने काम किया है उसकी वजह से जो आपको क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला, या एक जो है आपने वो गोल अचीव कर लिया, जॉब आपको मिल गई, तो आप क्या है, आपकी ड्राइव जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, आप थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टेज में जाओगे, ओके। तो यानी वो उसको ये लर्निंग बोल रहे हैं। थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि एक प्लेजेंट स्टेट के साथ जुड़ना ना, एसोसिएशन होना, कि क्या इफेक्ट आपका निकल के आएगा। सो वो चीज हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, ठीक है। देन है गायने की हायरार्किकल थियरी ऑफ लर्निंग। तो गायने के काम को हम कंडीशंस ऑफ लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ये दो काम जो है मेजर है इनके, उसके साथ साथ इन्होंने हायरार्किकल स्टेप मॉडल भी दिया है, हो सकता है मॉडल को सीक्वेंस में लगाना भी पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले गायने की जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग की थियरी, उसमें लर्निंग आउटकम्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि क्या क्या लर्निंग आउटकम निकल के आ सकता है, कि आपको लास्ट में जाके एक वर्बल इंफॉर्मेशन मिली, इंटेलेक्चुअल स्किल मिली, कोग्निटिव स्ट्रेटेजी या मोटर स्किल मिली, या एटीट्यूड में चेंज हुआ। सो ये चीजें क्या है, ये आउटकम है। तो ये बोलते हैं कि ये 5 ही कैटेगरी, मतलब इन्हीं कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट या आपका आउटकम आपको नजर आएगा, वो चीज गायने ने बोली, ओके। डिफरेंट एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस जो है वो जरूरी है हर एक तरीके की लर्निंग के लिए। जैसे फॉर कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज टू बी लर्नड, वहां पे एक चांस भी होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए चांस टू प्रैक्टिस डेवलपिंग न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। या एटीट्यूड जो है, आप अगर सीखना चाह रहे हो तो एक क्रेडिबल रोल मॉडल वहां पे हो। तो वही है कि कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पे हर एक टाइप की लर्निंग के लिए, ये जो आउटकम निकल के आएंगे लर्निंग आउटकम, उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस की जरूरत होती है, ये बोल रहे हैं, ओके। एडिशनली इन्होंने 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स की बात की, ये 9 के 9 आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं। अटेंशन गेन करना यानी रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उनको इन्फॉर्म करना, फिर उनको प्रायर लर्निंग का ध्यान करवाना, स्टिमुलेट करना, उनको जो रिकॉल करवाना चीजें, स्टिमुलस प्रेजेंट करना, उसके बाद गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस को एलिसिट करना, चेक करना वहां पे कि वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड करना उस परफॉर्मेंस के ऊपर, उस परफॉर्मेंस को असेस करना, और लास्ट में जाके रिटेंशन या ट्रांसफर की जनरलाइज हो जाएगी वो लर्निंग। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो ये देख लीजिए कि आपको जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। पहले आप अटेंशन गेन करोगे। अटेंशन गेन करने के लिए आपने क्या किया, कंप्यूटर जनरेटेड ट्रायंगल्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स दिखा दिए, ठीक है। अब आपका आप ऑब्जेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई करवाना है, तो अब आप उनसे पूछ रहे हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, यानी कि आपने क्वेश्चन पोज कर दिया, अब लास्ट में जाके आप उनको समझाओगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और फिर वो जनरलाइज कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, ओके। तो सबसे पहले तो आपने अटेंशन गेन की उनको अलग अलग ट्रायंगल्स दिखा के, फिर आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई किया और एक क्वेश्चन उनके सामने रखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। फिर आपने उनकी लर्निंग जो है, जो पहले से उन्होंने चीजें सीख रखी हैं, उसको रिकॉल करवाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ पहले ट्रायंगल क्या होता है, ओके। तो आपने ट्रायंगल की डेफिनेशन को रिव्यू करवाना शुरू किया। तो आप जो उन्होंने पहले से चीजें सीख रखी हैं, प्रायर लर्निंग जो है उसको रिकॉल करवा रहे हो। फिर आपने जो है स्टिमुलस प्रेजेंट किया और आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसकी डेफिनेशन प्रेजेंट कर दी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ओके। फिर आपने एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, आपने लर्निंग को गाइड किया, ठीक है। अब आपने 5 जो है डिफरेंट एग्जांपल्स देके बच्चों से पूछा। अब आप चाह रहे हो कि बच्चे परफॉर्म करें जो आपने सिखाया है उसके लिए। अब बच्चे एलिसिट परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, फिर
फिर आप फीडबैक दोगे कि कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है। फिर आपने उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया, स्कोर किया, अगर समझ नहीं आया है तो रेमेडिएशन हुआ, आपने रेमेडी क्लासेस लेके उसको ठीक करवाया जैसे भी, तो वो परफॉर्मेंस असेसमेंट हो गया। और लास्ट में जाके रिटेंशन जो है वो एनहेंस हुई है, लर्निंग ट्रांसफर हुई है, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर देख के वो समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो ये 9 स्टेप्स जो है वो आपको पता। ये 8 स्टेप है इनके हायरार्किकल स्टेप मॉडल के, कि सिग्नल लर्निंग, उसके बाद एसआर एसोसिएशन लर्निंग, देन आपका जो है साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग जो कनेक्शनिज्म की थ्योरी से रिलेटेड हो जाएगा, देन वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और लास्ट में जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आप बेसिक से लेके एडवांस तक कॉम्प्लेक्स चीजों तक आगे बढ़ रहे हो, 1 से लेके 8 तक हायरार्की में आपको चीजें पता हूं। लर्निंग, सिग्नल लर्निंग बिल्कुल बेसिक है, असेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हायरार्किकल स्टेप मॉडल है, सीधा का सीधा इसमें हायरार्की पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये 8 के 8 स्टेप याद होने चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात होती है तो 5 E's की, तो जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आए तो आप पहले एंगेज होते हो किसी चीज में, उसको एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लेन करते हो, इलेबोरेट करते हो, और फिर उसको इवेल्युएट करते हो। सो ये 5 E जो है वो आपको याद होने चाहिए कि इन E का क्या मतलब है। फिर हम बात करते हैं कर्ट लेविन की थियरी की, तो कर्ट लेविन की फील्ड थियरी है। मोस्टली तो इनसे रिलेटेड सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि फील्ड थियरी किसने दी है, तो कर्ट लेविन ने दी है, इतना तो आपको याद हो। लेविन जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया, डायनामिक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। 1917 में इन्होंने फील्ड थियरी दी थी। इनका कहना है कि लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है when it is an active rather than a passive process। तो आप एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करते हो उस चीज में तो वो ज्यादा जो है लर्निंग इफेक्टिव होगी एज कंपैरिजन टू पैसिव प्रोसेस। ओके, 2-4 चीजें आप याद रख सकते हो, जैसे एक्शन रिसर्च टर्म जो है वो इन्होंने दी है, इन्होंने कॉइन की कब, इन्होंने एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स नाम की बुक में अपने काम में इसको एक्शन रिसर्च वर्ड को यूज किया। एक्शन रिसर्च का मतलब मैं यही समझा देती हूँ क्योंकि कई बार एक्शन रिसर्च भी पूछ लिया जाता है। सो एक्शन रिसर्च मतलब एक तो जो नॉर्मल रिसर्च होता है कि जो रिसर्चर्स कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च जो है वो प्रोफेशनल रिसर्चर्स नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिशनर्स करते हैं। और प्रैक्टिशनर्स में हम किसको मानते हैं, टीचर को मानते हैं। ठीक है, यानी एक्शन रिसर्च यूजुअली टीचर करता हुआ दिखाई देगा, लोकल लेवल पे ये रिसर्च आपको दिखाई देगा, लोकल प्रॉब्लम्स के इमीडिएट सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टीचर ने क्लास में इक्विलेटरल ट्रायंगल समझाया, बच्चे को समझ नहीं आया, तो अब टीचर क्या करेगा, इमीडिएटली या बाद में आके कोई और तरीका ढूंढ के लाएगा कि किसी और तरीके से। अब टीचर ने 3 तरीके ढूंढे मान लो, अब एक तरीका अपना के देखा, उसको वापस से क्या किया, प्लान करके उसने अपनाया, फिर वो फीडबैक देखा, फीडबैक में ठीक मिला तो ठीक है, काम आ गया, बच्चे को समझ आ गया, वेल एंड गुड। अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट जो है तरीका ढूंढेगा। तो ये जो चीज हो रही है ना, ये है एक्शन रिसर्च, कि आप जो है लोकल लेवल पे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिसर्च कर रहे हो। तो ये रिसर्च प्रैक्टिशनर्स करते हैं, लोकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इस रिसर्च को, क्योंकि उस टीचर ने अपने हिसाब से उस क्लास में वो चीजें करवा के देखी हैं, हम उसको जनरलाइज करके सभी स्कूल सभी बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है जी। दूसरा, कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी की जब बात आती है तो ये एक इक्वेशन कई बार ये देते हैं, बी बिहेवियर फंक्शन है किसका, पर्सन का और उसके एनवायरमेंट का, कि आपका बिहेवियर कैसा होगा ये पर्सन और एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ये है इनकी जो है फील्ड थ्योरी, इसी में समराइज कर देंगे हम, ये आपको पता हो। देखो ये पर्सन है, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिराइविंग फोर्स या एक वेक्टर होगा कि आप एक साइड पे चल रहे हो, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए बीच में हर्डल्स भी आएंगे, तो एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा होगा, ऑपोजिशन वाला फोर्स लग रहा होगा जो आपको रोकेगा उस काम के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है, या जहां पे बैरियर्स हैं चीजें, ये साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है। ठीक है, ये बाउंड्री होगी आपके लाइफ स्पेस की, ये बात याद रखिए। कई बार लाइफ स्पेस वर्ड या फील्ड वर्ड ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं, किससे रिलेटेड है, तो वो कर्ट लेविन से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आपका क्या है गोल, क्योंकि ये तो पूरी लाइफ ही हो गई ना आपकी, आपको उस प्रॉब्लम को एक दायरे में तो रखना पड़ेगा ना, तो वो स्पेस है, वो लाइफ स्पेस बोल रहे हैं हम उसको, ये बाउंड्री हमने लाइफ स्पेस की बना दी। इसी लाइफ में पर्सन है, उसके रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी हैं, बैरियर्स हैं, और उसका गोल भी वही है। तो अब आप जो है कैसे इन बैरियर्स को क्रॉस करके अपने गोल तक पहुंचते हो, दैट इज लर्निंग। ठीक है जी।
देन है टोलमैन की साइन लर्निंग या साइन जेस्टाल्ट लर्निंग, या इसको एक्सेप्टरी थियरी भी बोला जाता है। टोलमैन ने मेज का एक्सपेरिमेंट किया है, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जहां भी मेज वर्ड आया आप एडवर्ड टोलमैन का नाम ले सकते हो। इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया में किसको रख दिया, चूहों को रख दिया। अब उन चूहे एक जगह पे फूड रख दिया, ठीक है। अब वो चूहे उसको एक्सप्लोर करते हुए फूड तक पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि चूहों को पहले से उस मेज का नहीं पता था कैसी है क्या चीजें हैं, बट वो जैसे जैसे घूम रहे थे इधर उधर देखते देखते उनके दिमाग में कोग्निटिव मैप्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन चूहे के दिमाग में डेवलप हो गई, इवन विदाउट एनी रेनफोर्समेंट, यानी हमने ऐसा नहीं किया कि चूहा अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उसको कोई रिवॉर्ड दे दूं या उसको बीच बीच में रिवॉर्ड मिलते रहेंगे ताकि वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। नहीं, हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, चूहे को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, दूसरे एंड पे जाके फूड रखा हुआ है, तो चूहा बिना किसी रेनफोर्समेंट के, बिना किसी पनिशमेंट के, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेंटल मैप, मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल से घर आते हो तो एक दिमाग में मैप छपा हुआ होता है ना कि इधर से जाना है, उधर से जाना है, ऐसे घर पहुंचना है। सो वही चीज है, तो दिमागी लेवल पे जब एक पूरी छवि, एक मैप क्रिएट हो रखा है, तो उसको ये क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कोग्निटिव मैप। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में ऑलरेडी वो मैप जो है वो बन चुका है विदाउट एनी रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो, ये इनकी थियरी है। कोग्निटिव मैप जो टर्म है वो इन्होंने कॉइन की, इन्होंने दी है। थॉर्नडाइक की और हल की थियरी से ये ऑपोजिट है। थॉर्नडाइक में जैसे हमने ट्रायल एंड एरर किया, कनेक्शनिज्म की बात की थी, वो हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। इन्होंने, इनकी जो पुरानी थियरी थी उसमें इन्होंने 3 तरीके की लर्निंग की बात की थी, एक है प्लेस लर्निंग, एक है रिवॉर्ड लर्निंग और एक है लेटेंट लर्निंग। लेकिन बाद में इन्होंने मॉडिफाई किया और इन्होंने 6 टाइप की लर्निंग की बात की। लर्निंग बाय कैथेक्सिस, इक्विवेलेंस आएगा LANCE, इक्विवेलेंस बिलीफ्स, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, फील्ड कॉग्निशन मोड, डिराइव डिस्क्रिमिनेशन और मोटर पैटर्न्स। ये 6 तरीके की लर्निंग की इन्होंने बात की। तो ये 6 के 6 तरीके आपको पता हो। पहले कौन सी 3 लर्निंग थी वो आपको पता हो। मेन फीचर यही है, मोरल थियरी है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, बिहेवियर में चेंज आपको टाइम टू टाइम नजर आएगा। इन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने बोला डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, ये 3 वेरिएबल, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमें पहले से पता था, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ओके, इनकी 6 तरीके की लर्निंग की बात कर लेते हैं। सो लर्निंग बाय कैथेक्सिस या लर्निंग ऑफ कैथेक्सिस मतलब आप क्या करते हो, आप कनेक्शन या एक एसोसिएशन जो है बेसिक डिराइव का डिजायर्ड गोल के साथ कर रहे हो। यानी मैं कोई स्किल अगर सीखूं, अगर मैंने कंप्यूटर, मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही हूं, अगर मैंने जो है कोई कोडिंग सीख ली या कोई स्किल अगर सीख ली तो हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए। ओके, तो वो एसोसिएशन है एक, तो एक कनेक्शन आपको नजर आएगा बेसिक ड्राइव और डिजायर्ड गोल के बीच, ठीक है, इसीलिए आप सीख रहे हो। तो वो चीज क्या है, लर्निंग बाय कैथेक्सिस, यानी एसोसिएशन की वजह से, यानी एक कनेक्शन है बेसिक ड्राइव और डिजायर्ड गोल के बीच में कि जो एंड रिजल्ट है वो आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो बना रहा है कि आप क्यों वो काम करो। ओके, इक्विवेलेंस बिलीफ मतलब हम यूजुअली बोलते हैं ना, एक मेजर बड़ा गोल होता है हमारी लाइफ में और उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल होते हैं। सो वो जो छोटे छोटे गोल है ना, वो भी इक्विवेलेंट तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये बिलीफ होना, ठीक है। तो जो सब गोल्स हैं वही जो है आप क्रॉस करके मेजर गोल तक पहुंचोगे। तो जितना अट्रैक्टिव, जितना डिराइव्ड आप एक मेजर गोल के लिए हो, उतना ही आप जो है छोटे छोटे गोल्स के लिए भी होगे। सिमिलरली उन जितना आप एंड गोल के लिए हो। ओके, तो इक्विवेलेंट यानी सेम बिलीफ है आपका कि आप जो है उतना ही एंड गोल को चाहते हो जितना जो है आप बाकी छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हो। फील्ड एक्सपेक्टेंसीज, कई बार क्या होता है, जो कोग्निटिव मैप हमारे दिमाग में चीजों के लिए बन गई हैं, हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि ये चीज अगर मैं करूं तो ये आउटकम निकल के आएगा। अगर मैंने बॉस की तारीफ कर दी तो मुझे जो है ये चीज मिल ही जाएगी। सो वो क्या है, वो फील्ड लेवल पे एक्सपेक्टेंसी क्रिएट होगी, उसकी वजह से कोई लर्निंग होना। तो लर्नर को यहाँ पे पता चलता है कि कोई सर्टेन एक्शन है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक आउटकम उसको मिलेगा, तो वो कोग्निटिव मैप जो है वो बच्चे उसके दिमाग में क्रिएट हो गया है। ओके, फील्ड कॉग्निशन मोड, जो परसेप्शन, मेमोरीज या इन्फ्रेंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगी इंडिविजुअल की लर्निंग को। आप कोई नई चीज सीख रहे हो, आपके दिमाग में पहले क्या मेमोरीज हैं, क्या परसेप्शन है किसी चीज को लेके, तो आप उस तरीके से ही उन चीजों को सीखोगे। तो ये है जी फील्ड कॉग्निशन मोड। डिराइव डिस्क्रिमिनेशन, एटलीस्ट इनके नाम में ध्यान होंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली एग्जाम्स में कि जो है इनमें से कौन सी टॉलमैन की लर्निंग नहीं है।
तो टोलमैन की जो ये 6 टाइप की लर्निंग है, इनके नाम एटलीस्ट आपको पता हो। डिराइव डिस्क्रिमिनेशन मतलब इट इज द लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कंपीटिंग एंड मोर रिफाइंड डिराइव। तो आप इसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। मोटर पैटर्न्स में रिफाइनमेंट मतलब एक लर्निंग है जिसमें मोटर स्किल्स जो है आप सीख रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू मोटर पैटर्न। देन है जी एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थियरी, बोबो डोल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि एक बड़ी सी डोल है जिसको आप मारोगे तो होता है ना कि आपने पंच किया और वो वापस उसी शेप में आ गई। सो ऐसी सी डोल का के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दूर खड़े कर दिए बच्चे, एक जगह पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे जो बच्चे खड़े वहां पे उस डोल के ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, एग्रेशन हो रहा है, और दूसरी जगह पे एक और रूम में वहां पे जो बच्चे हैं उनके सामने उस डोल को मतलब प्यार से ट्रीट किया जा रहा है और बहुत अच्छे से जो है उसको रखा जा रहा है, ठीक है, प्यार किया जा रहा है उसको। सो वो चीज है यहाँ पे, बच्चे वही चीज सीखते हैं ऑब्जर्व करके, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी भी बोला जाता है या सोशल लर्निंग थियरी। एक ये SLT है, हो गया ना SLT, तो बाद में एक बार इसका नाम सोशल कोग्निटिव लर्निंग थियरी भी रखा था। तो SLT से कैसे SCLT की बात हो रही है वो भी आपको पता हो। ओके, तो SLT SCLT आ जाए तो वो एल्बर्ट बंडूरा की थियरी है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है जी। अच्छा, विकैरियस लर्निंग ये वही चीज है कि आप दूसरों मतलब इट्स लाइक बच्चे दूसरे को देख रहे हैं ना कि कैसे बिहेव हो रहा है उस डोल के साथ, तो वैसे ही वो बिहेव करेंगे। तो विकैरियस लर्निंग मतलब जो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो या ऑब्जर्व करके जो सीख रहे हो उसको हम विकैरियस लर्निंग बोलते हैं, वो भी एल्बर्ट बंडूरा वाली थ्योरी में आ जाएगा। ओके, तो ये जो सोशल लर्निंग है बच्चे उसको फिर वैसे ही ट्रीट करते हैं। सो बोबो डोल में जो मोड मतलब वो जो बोबो डोल है वो मॉडल हो गई और ये जो प्रोसेस है वो मॉडलिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे मॉडल से क्या समझते हो आप, रैंप पे एक मॉडल चल रहा है या चल रही है, तो वो कपड़े प्रेजेंट कर रही है, राइट, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको, ऑब्जर्व करके हम सोच रहे हैं हम पे कैसा लगेगा ये कपड़ा और फिर हम देखेंगे हमें खरीदना है नहीं खरीदना। सो वैसा सा ही है कि एक मॉडल है जिसके साथ जो बिहेवियर हो रहा है पूरे प्रोसेस में, फिर आप शायद वैसा ही बिहेवियर करो अगर आपने वहां से सीखा है तो, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो सोशल लर्निंग थियरी SLT, बाद में इसका नाम सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी रख दिया गया था यानी SCLT। 4 स्टेप्स तो नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली, बट ये 4 इसी सीक्वेंस में है। ओके, अटेंशन, पहले ऑब्जर्वर को वो जो सामने हो रहा है, इट्स लाइक वो बोबो डोल के साथ जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बच्चा उसकी तरफ देखे तो पहले उसको ऑब्जर्व तो करे, तो वो अटेंशन। फिर रिटेंशन कि जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है वो आपके दिमाग में स्टोर रहे और जब आपके सामने वो डोल रखी जाए तो आप कैसा उसके साथ बिहेव करेंगे वो रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो मेंटली आपके दिमाग में ये था कि ये डोल ये तो खराब है या गलत चीज कर रही है या इसको तो पीटना है, तो वो अग्रेशन दिखेगा। तो वो अग्रेशन वाले बच्चे ने जो अग्रेशन देखा था वो उसने अग्रेशन रिपीट कर दिया, वहां रिप्रोड्यूस कर दिया। ओके, और इंडिविजुअल जो है वो यहां से क्या सीख रहे हैं, मस्ट हैव अ रीजन और इनिशिएटिव टू इमिटेट द बिहेवियर, कि बच्चे को गुस्सा आया हुआ है या मान लो बच्चे को जो है कुछ रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो मिलेंगे तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर कर रहा है। सो इंडिविजुअल के पास एक मोटिवेशन, इंसेंटिव, एक रीजन तो हो उस बिहेवियर को इमिटेट करने का। ओके, सो वो इमिटेशन के लिए मोटिवेशन चाहिए होगा। सो अटेंशन, रिटेन करना उस बिहेवियर को और रिप्रोड्यूस करना और उसके लिए एक मोटिवेशन होना। तो ये 4 चीज एल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड हैं, ये 4 के 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए। देन है जी इंसाइटफुल लर्निंग की थियरी, कोहलर की थियरी है, वोल्फगैंग कोहलर, इनकी बुक भी है मेंटालिटी ऑफ एप्स, कई बार पूछ लिया जाता है ये किताब किसकी है। एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट किए गए वो कैनरी आइलैंड पे कंडक्ट किए गए, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कौन से आइलैंड पे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। इसको जेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, जहां भी जेस्टाल्ट वर्ड आ जाए आप एज अ होल चीजों को सीखने की कोशिश करते हो कि मुझे आपको अगर मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ाना है तो मैं मोटिवेशन के बारे में एक ओवरऑल समरी प्रेजेंट करूं और उस समरी के बाद हम डिटेल्स में जाएं, दैट इज जेस्टाल्ट लर्निंग। ओके, तो एज अ होल आप चीजों को सीखते हो, जेस्टाल्ट वर्ड है वहां पे होल वर्ड याद रखो। इंसाइटफुल लर्निंग मतलब एकदम से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और एकदम से आपको चीजें पता चल गई, आपको सोल्यूशन नजर आ गया। सो वो है इंसाइट, यानी सडनली हो रही है चीजें, ठीक है। इसमें यूरेका की फीलिंग होती है, यानी आई हैव फाउंड इट, कि यस मुझे मिल गया, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ यूरेका या आहा मोमेंट, वो भी यही होगा, हाँ मुझे आ गया इसका आंसर, दैट इज। तो वो आहा मोमेंट या यूरेका की फीलिंग या आई हैव फाउंड इट वाली फीलिंग इंसाइटफुल लर्निंग थियरी में आती है।
ओके। इनसाइट अल्टर्स परसेप्शन, एकदम से कुछ आपको बैठे बैठे दिमाग में है कि नहीं नहीं इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं ऐसे आएगा, सो वो आपके परसेप्शन को भी चेंज कर सकता है। इनसाइट जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप एज क्या है, इंटेलिजेंस कितने हैं आप, या लर्निंग सिचुएशंस कैसी हैं, तो वो सारी चीजें अफेक्ट करेंगी इनसाइटफुल लर्निंग को। ओके, इनसाइटफुल लर्निंग एसोसिएटिव लर्निंग से रिलेटेड होती है कि आप चीजों को एक्सपीरियंस बेसिस पे एसोसिएट करके कुछ सोच रहे हो और सोचते सोचते सडनली आपको सोल्यूशन मिल गया। इनसाइटफुल लर्निंग का जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट है वो चिंपैंजीज पे, एप्स पे हुआ है। तो चिंपैंजी को एक बॉक्स में बंद कर दिया, वहां पे लकड़ी रख दी, और या फिर एक एक्सपेरिमेंट में लकड़ियां रखी थी, एक में बॉक्स रखा था, ऊपर केले टंगा रखे हैं। तो वो लकड़ी, एक लकड़ी से जब केले उतारने की कोशिश कर रहा है, नहीं उतर रही, छोटी पड़ रही है वो लकड़ी, दूसरी से कर रहा है वो भी छोटी पड़ रही है, दोनों को उसको एकदम से आइडिया आया और उसने दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़, क्योंकि वो बैम्बू टाइप की लकड़ियां थी वो फिट हो जाती उसमें, ठीक है। तो वो दोनों को जोड़ के जब उसने उतारे तो वो मिल गया, तो उसको सोल्यूशन मिल गया एकदम से। ऐसे ही बॉक्सेस रखे हैं, एक बॉक्स रखा, उस पर चढ़ के केले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है चिंपैंजी, नहीं मिल रहा है, तो उसको सडनली आइडिया आया कि इन बॉक्सेस को बॉक्सेस के ऊपर रख देता हूं, तो उसने बॉक्स पे बॉक्स रख के उस पे चढ़ के वो केले मिल गए। तो वो है कि एकदम से सडनली उसको क्या मिला, इंसाइट मिली, सडनली जो है उसको सोल्यूशन मिला उस चीज का। ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी जो है वो भी अफेक्ट करेगी इनसाइट को डेफिनेटली। हर एक बच्चा उस लेवल तक नहीं सोच पाएगा जबकि इनसाइटफुल लर्निंग हो, तो वो ओवरऑल चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। देन समटाइम्स, अच्छा, दिस बेटर काइंड ऑफ एनिमल सच एज ह्यूमन बीइंग हैज एक्स्ट्रा इनसाइट देन पार्टिसिपेंट ऑफ लोअर स्पीशीज। तो जो एनिमल स्पीशीज हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उनसे तो ज्यादा ही इनसाइट है ना ह्यूमन बीइंग के पास, तो बेटर तरीके से वो ये जो है इनसाइटफुल लर्निंग ह्यूमन पे काम करेगी। ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बताना चाह रहे हैं कि इनसाइट लर्निंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली अप टू ऑर्गेनिजम्स कैपेसिटी टू लर्न की, कितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उसमें है चीजों को सीखने की। सो ये हो गई जी इनसाइटफुल लर्निंग की थियरी। देन है जी कोल्ब की थियरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपको कोल्ब का नाम, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी किसने दी पता होना चाहिए, कोल्ब ने दी। ओके, सो कोल्ब ने ये थियरी दी, ये बोलते हैं कि आप जो है एक एक्सपीरियंस की वजह से चीजों को सीखते हो, कि नॉलेज कैसे क्रिएट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी एक्सपीरियंसेस से ट्रांसफॉर्म होके एक नॉलेज आपके दिमाग में आई है, आपने चीजें सीखी हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक चार स्टेज हैं इसकी साइकिल में, और कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स हैं चार, तो वो चारों हमें पता हो। चार स्टेज जो साइकिल है वो जीन पियाजे के जीन पियाजे की चीजों पे फोकस करती है कि लर्नर्स जो है वो अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं चीजों को सीख के। तो वही चीज इन्होंने बोली है कि एक्सपीरियंस की बेसिस पे चीजों को करके देखेंगे, सीखेंगे, तब हमें आएंगी। तो जीन पियाजे से रिलेटेड है, थोड़ा आप ये याद रख सकते हो। कोल्ब की जो लर्निंग है वो साइक्लिकल मॉडल है, वो दिखाएगा कि एक्सपीरियंस के थ्रू लोग जो है वो कैसे सीखते हैं, कॉन्टिन्यूटी में लूप है, लेकिन इस साइकिल में आप किसी भी स्टेज पे एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इन चार जो स्टेजेस हमने बोली इनमें से ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, नहीं, किसी भी स्टेज पे इंसान जो है वो एंटर कर सकता है। ओके, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये लूप चलता रहेगा, इस लूप में इंसान कहीं भी एंटर कर सकता है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, यानी कोई चीज हमने एक्सपीरियंस की तो उस चीज का होना, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया कि ये चीज हमने देखी या सीखी या फील की, उसको हमने ऑब्जर्व किया, वॉच किया, देखा, उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचा, ऑब्जर्व करने के बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ओके, उसके बाद हमने जो हमने देखा और उसको ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट बैक किया उस थिंकिंग के ऊपर, उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उससे हमने कोई लर्निंग निकाल ली, कोई चीज सीखी, तो यहां पे वो लर्निंग आएगी, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी दिमाग में ही आपने चीजें सोच के इमेजिनरी लेवल पे उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया। ओके, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद आप सोचते हो लेट्स ट्राई इट, तो अब आप एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करके या प्लान कर रहे हो उसको ट्राई आउट करने का जो आपने सीखा है या देखा है। ओके, तो आप क्या करते हो, पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आपको हुआ कि आपने वो चीज फील की, एक्सपीरियंस की या देखी, उसके बाद आपने रिफ्लेक्ट बैक किया, ऑब्जर्व किया चीजों को, फिर आपने कॉन्सेप्चुअलाइज किया और फिर आपने करके देखा। मुझे अभी के अभी एक दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है कि शायद ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपने कोई चीज एक्सपीरियंस किया, आपने अपने सामने एक शेफ को कोई डिश बनाते हुए देखा, खाना बनाते हुए देखा, उस डिश के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया है, रिफ्लेक्ट बैक किया, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद उस एक्सपीरियंस में आपने क्या कर लिया, सीखा उसको अपने दिमाग में कि हाँ ये ऐसे 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 करके बन सकता है, इसके बाद ये डालना है, ये करना है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया आपने उसको, फिर आप किचन में गए और आपने वो डिश ट्राई की, तो वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो गया।
ओके इसमें ये 4 स्टेजेस भी आ जाती है, जैसे डाइवर्जिंग जिसमें फील और वॉच दोनों आ जाएंगे, इन दोनों के बीच की स्टेज डाइवर्जिंग, देन एसिमिलेशन की स्टेज वॉच एंड थिंक, कन्वर्जिंग की स्टेज थिंक एंड डू, और अकोमोडेशन की स्टेज जहां पे आप फील कर रहे हो और कर रहे हो उस चीज को। तो कई बार सीक्वेंस में आ जाता है, कोई भी चीज पहले आप फील करोगे, फिर उसको देखोगे, देन सोचोगे, और उसके बाद आप उस चीज को करके देखोगे। ओके देन है जी डेविड ओसुबेल की लास्ट ये 11th लर्निंग थियरी है हमारी। आपको एटलीस्ट पता हो मीनिंगफुल लर्निंग थियरी किसने दी है, इतना भी पता होगा तो भी काम चल जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग है ना, तो हम मीनिंग के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, रोट लर्निंग को हटाना है, रोट लर्निंग के बजाय हम मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करनी है। डेविड ओसुबेल ने ये थियरी दी है। 3 तरीके से ये इसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि टाइप्स क्या होंगे मीनिंगफुल लर्निंग के। एक है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कि आपने वोकैबुलरी गेन मतलब बाय गैदरिंग वोकैबुलरी आपने रिप्रेजेंटेशन लर्निंग कर ली। कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय परसीविंग रेगुलरिटीज इन इवेंट या ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशन लर्निंग बाय नोइंग द कॉन्सेप्ट मीनिंग। ओके सो ओवरऑल आप मीनिंगफुल लर्निंग में मीनिंग पे फोकस कर रहे हो कि चीजों का एक्चुअल में क्यों सीख रहे हो, मतलब क्या है उनका, रादर देन बस समझ बिना समझे आप उसको रटने लग जाओ। तो यहाँ पे समझने वाली बात हो रही है मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी में। और मीनिंगफुल लर्निंग में आप ये 3 नाम भी याद रखोगे मोर देन इनफ है, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है किसने दी है, तो डेविड ओसुबेल ने ये थियरी दी है। ठीक है जी, ये ओवरऑल अगर आप देखोगे इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो एडवांस ऑर्गेन दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक तो ये मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी किसने दी, और दूसरा जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक डिवाइस हो सकती है जिसमें आप जो है ऑलरेडी जो नई इंफॉर्मेशन बच्चों को सिखाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड एडवांस में चीजों को प्लान करके रख रहे हो कि ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर एक मतलब प्लान की बजाय एक डिवाइस या एक मेंटल लर्निंग एड भी हो सकती है। सो बच्चे बेटर तरीके से सीख पाएंगे अगर एडवांस ऑर्गेनाइजर है तो। ओके तो ये हो गया अपना लर्निंग का चैप्टर कंप्लीट। लर्निंग में मोर देन इनफ है, इतनी चीजें आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।